चैप्टर नंबर 14 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। दोस्तों, पिछले 3 चैप्टर्स में हमने मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस को डिस्कस किया है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग शामिल थे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग भी हम मैनेजमेंट के एक फंक्शन के रूप में देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपसी तालमेल, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं या स्टाफ हैं वो आपस में मिलजुल कर काम करें, जबकि कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन को नियंत्रण में रखना, यानी किससे कैसे काम कराना है, कितने समय में काम कराना है, इस चीज़ को कंट्रोलिंग कहा जाता है। यानी अगर ये सारे काम नियंत्रित ढंग से हों तो ये कंट्रोलिंग है। अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट इन दोनों टास्क को या इन दोनों फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है या इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोऑर्डिनेशन की मीनिंग। कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग टुगेदर द टीम बाय ensuring suitable allocation of tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with the harmony among the members themselves. कोऑर्डिनेशन यानी सभी को साथ लेकर चलना और सभी की योग्यता के अनुसार उनको काम देना और ये देखना कि सभी एक दूसरे से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। The significance of coordination as a function of management mainly arises from the fact that work performed by different groups, units, or departments form integral part of the total work for which an organization is established. With increasing size and scale of operation, the significance of coordination becomes more important. This is because of the following reason. सिग्निफिकेंस यानी जो महत्व है कोऑर्डिनेशन का वो ये है कि किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो डिफरेंट ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स हैं वो सब मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं और उनको जो छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं वो सारे टास्क जब कंप्लीट हो जाते हैं तो एक बड़े टास्क को वो पूरा कर लेते हैं। अगर इन ग्रुप्स और इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल नहीं होगा तो कार्य दिया जाने वाला कार्य या जो टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का वो कभी सही से पूरा नहीं हो पाएगा। इस सिग्निफिकेंस यानी महत्व को समझने के लिए हम कुछ और पॉइंट्स को लेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है व्हेन देयर इज अ ग्रोथ इन साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ वर्क देयर विल बी मोर पीपल एंड मोर ग्रुप्स, सो देयर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल वर्किंग एट क्रॉस पर्पसेस एज द यूनिट एंड सब यूनिट्स गोल मे बी कंसीडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट बाय दैम देन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जब कोई संस्था बड़ी होने लगती है यानी उसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं, अपने प्रोडक्शन को या अपने प्रोडक्शन के साइज़ को जब वो बढ़ाते हैं तो ज़्यादा लोगों को काम पर रखा जाता है। ऐसे में नए नए लोग संस्था से जुड़ते हैं और जो मेंबर्स हैं, स्टाफ है, उसकी संख्या यानी तादाद बढ़ती चली जाती है। ऐसे में जब नए लोग आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कंपनी के गोल यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल से ज़्यादा अपने गोल्स या जो अपने व्यक्तिगत उनके जो पर्सनल गोल्स हैं उन्हें महत्व देने लगते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि उनको ये एहसास दिलाया जाए कि हम सब मिलकर एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं और कंपनी के जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, वही सबसे ऊपर रहने चाहिए। तो अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, तो वो अपने अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर काम करेंगे और जिससे सीधे सीधे परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी भी बिजनेस यूनिट की। तो ये पहली सिग्निफिकेंस है, हमने जिन पॉइंट्स की अभी चर्चा की। अब दूसरा पॉइंट है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जनरली टेंड टू हैव एक्टिविटीज़ लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस विच मे नॉट परमिट फ्रीक्वेंट एंड क्लोज इंटरेक्शन अमंग पीपल। बड़ी बड़ी संस्थाओं में ऐसा होता है कि उनकी बहुत सारी यूनिट्स या ब्रांचेस जगह जगह पर होती हैं और जो मेन हेड्स हैं कंपनी के, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो बार बार अपने एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स से मिल सकें। ऐसे में तालमेल ही वो चीज़ है जो उन लोगों को आपस में सही और तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और कंट्रोलिंग की मीनिंग लेते हैं। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग: कंट्रोल इज़ चेकिंग करंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट
predetermined standards contained in the plans with a view to ensure adequate progress and satisfactory performance, and also recording the experience gained from the working of these plans as guide to possible future needs. कंट्रोलिंग क्या है कि जो लोग या जो स्टाफ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक करना, जो वर्किंग स्टैंडर्ड्स है उसको चेक करना, ये देखना कि जो टास्क दिया गया है या जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, यानी हर कंपनी का एक बेसिक या एक जो बिल्कुल बुनियादी मकसद होता है वो होता है कि वो प्रोग्रेस करे। तो ये देखना कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री मैनर में प्रोग्रेस कर रही है या नहीं, और अगर नहीं कर रही है तो उन लोगों को नियंत्रित करना, उनसे सही ढंग से काम कराना, यही कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इस तरह है। पहला, प्लानिंग इज़ द पार्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का जो पहला पार्ट है, कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो पहला पार्ट है वो प्लानिंग होता है। कंट्रोल इज सेड टू बी checking performance as per what has been planned. So planning proceeds controlling and sets the standard and targets of performance. तो प्लानिंग जो है, प्लानिंग से ही कंट्रोल शुरू होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल का पहला स्टेप प्लानिंग है। तो कंट्रोल को आमतौर पर हम जानते हैं कि कंट्रोलिंग करना यानी परफॉर्मेंस को रेगुलरली चेक करना, उस परफॉर्मेंस को चेक करना जो प्लान की गई थी। यानी कंपनी को स्टार्ट करते वक्त कुछ प्लानिंग की जाती है कि कौन सा टास्क कैसे पूरा करना है, उस प्लानिंग के तहत वो काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं, इसे चेक करना ही कंट्रोलिंग होता है। तो प्लानिंग जो है वो पहला स्टेप है कंट्रोलिंग का, और कंट्रोलिंग जो है वो सेट करता है स्टैंडर्ड और टारगेट्स के हमें फ्यूचर में क्या हासिल करना है या किस टारगेट को अचीव करना है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कंट्रोल is a continuous process. It is ongoing and dynamic function of management. It involves the continuous review or performance as not a one time exercise. तो कंट्रोलिंग जो है वो हमेशा चलने वाला एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग है। डायनामिक इसलिए है क्योंकि उसमें चेंजेस आते रहते हैं और वो हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। ये कंट्रोलिंग का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल इज ऑल परवेजिव। कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इज डन इन एवरी फंक्शनल एरिया एंड एट ईच यूनिट ऑफ और डिपार्टमेंट। दस कंट्रोल इज ऑल परवेजिव। कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट में यानी ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में पाई जाने वाली चीज़ है, इसलिए ये परवेजिव है यानी सर्वव्यापी है, हर जगह पर कंट्रोलिंग पाई जाती है। ये इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी। अब हम बढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग फिक्सेस द गोल्स स्टैंडर्ड्स टू बी अचीव्ड। कंट्रोलिंग चेक्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विल द स्टैंडर्ड फिक्स्ड। देयरफॉर प्लानिंग फिक्सेस द क्राइटेरिया फॉर कंट्रोलिंग। दस विदाउट प्लानिंग कंट्रोल इज blind. Planning sets the course of action. Control compares the actual course and the planning and the planned course. Control identifies deviation from the course and initiates corrective actions. Planning is fruitful when control is exercised. तो प्लानिंग जो है आमतौर पर कंट्रोलिंग से पहले आने वाली चीज़ है। प्लानिंग जो है वो फिक्स करती है स्टैंडर्ड, और कंट्रोलिंग ये चेक करती है कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे वो हम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, या वर्कर्स की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पर है या बिलो द स्टैंडर्ड है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो फिक्स करता है कंट्रोलिंग के लिए क्राइटेरिया। यानी प्लानिंग के बगैर कंट्रोल जो है वो ब्लाइंड है, कंट्रोल कुछ नहीं कर सकता अगर प्लानिंग ना हो। प्लानिंग एक्शंस को सेट करता है और कंट्रोल उन एक्शंस को परफॉर्म कराने में मदद करता है। अगर प्लानिंग अच्छी की गई है तो कंट्रोलिंग से निकलने वाले या मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो फ्रूटफुल होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अब हम प्रोसेस ऑफ कंट्रोल पर चल रहे हैं, यानी हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है, कंट्रोलिंग को किया कैसे जाता है। सबसे पहले
Establishment of a standard, स्टैंडर्ड को तय करना. Setting a standard is the first requirement of control. Standards arise out of plans and provide the basis of comparison. There can be different type of standards. For example, number of units to be produced per hour, cost of production per unit, permissible quality of scrap and wastage per day, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सो ऑन. तो हमने देखा कि कंट्रोलिंग का जो पहला प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना है. फिक्सिंग करना स्टैंडर्ड्स की प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, जिन्हें एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे. जैसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड पर आवर, के 1 घंटे में कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, और प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, और प्रोडक्शन के दौरान जो वेस्टेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, एक दिन में पर डे कितना काम होना चाहिए, एक दिन में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए. ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो प्लानिंग के तहत हम सेट करते हैं और कंट्रोलिंग इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में फिर उसके बाद मदद करता है. दूसरा जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो है मेज़रमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस को मेज़र करना या चेक करते रहना. व्हेन स्टैंडर्ड्स आर एस्टैब्लिश्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेज़र द परफॉर्मेंस एट रेगुलर इंटरवल्स. मेज़रमेंट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट in case of physical operation, that is unit produced, cost incurred, time spent etc. तो दूसरा स्टेप है कि परफॉर्मेंस को मेज़र करना, नापना कि लोग जो काम कर रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर भी रहे हैं या नहीं, और इसे जांचना या इसे नापना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अगर स्टैंडर्ड तय किया है एक दिन में जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करने का, अगर प्रोडक्शन उससे कम आ रहा है तो हम आसानी से जान सकते हैं कि हम बिलो द स्टैंडर्ड वर्क कर रहे हैं. इसी तरह काम करने के जो घंटे तय किए गए हैं, अगर उतने घंटे काम नहीं हो रहा है तो भी हम स्टैंडर्ड के नीचे काम कर रहे हैं. इसके अलावा कॉस्ट जो हमने तय की थी कि एक यूनिट के प्रोडक्शन पर इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, अगर कॉस्ट उससे ज़्यादा आ रही है तो भी हम कहेंगे कि हम स्टैंडर्ड से नीचे काम कर रहे हैं. उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, यानी जो स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं उनसे परफॉर्मेंस को कंपेयर करना कि उन स्टैंडर्ड्स पर परफॉर्मेंस हो भी पा रही है या नहीं. नेक्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स. इन केस ऑफ स्टैंडर्ड्स सेट आर वेल डिफाइंड एंड कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली, कंपैरिजन बिकम्स वेरी सिंपल. तय किए गए स्टैंडर्ड्स अगर बिल्कुल क्लियर हैं, यानी जिन स्टैंडर्ड्स को हमने सेट किया था वेल डिफाइंड हैं, अच्छी तरह से बताए गए हैं, तो कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है कि जो स्टैंडर्ड्स तय किया है, जो वर्कर्स उस स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, वो बेटर हैं, और जो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं वो इनसे बेटर नहीं है या उनसे इन्फीरियर हैं. आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है डिटेक्टिंग द रीजंस फॉर डिविएशंस, यानी ये हम प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के चौथे पॉइंट पर हैं कि डिविएशंस को डिटेक्ट करना और उसके रीजंस को जानना. डिविएशन यानी परफॉर्मेंस के अंदर जो ऊंच नीच आ जाती है, यानी अगर कोई वर्कर या कुछ वर्कर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके कारण क्या हैं, इसको डिटेक्ट करना और फिर उसके रीज़न जानना. बिफोर टेकिंग एनी करेक्टिव एक्शन, मैनेजर्स शुड ट्राई टू ascertain the reason for the occurrence of deviation. किसी भी एक्शन को लेने से पहले, यानी कोई भी किसी वर्कर के ख़िलाफ़ या किसी वर्कर के लिए कोई एक्शन लेने से पहले मैनेजर्स को ये देखना चाहिए कि डिविएशन यानी परफॉर्मेंस अगर अप टू द स्टैंडर्ड नहीं हो पा रही तो उसके कारण क्या हैं, उसकी वजह क्या है. लास्ट पॉइंट है इसमें पांचवा, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यानी डिविएशन का रीज़न जान लेने के बाद फिर उस पर एक्शन लेना. वंस द कॉज फॉर डिविएशन बिकम्स नोन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू गो इन फॉर अ करेक्टिव एक्शन विच में इन्वॉल्व रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स, चेंजिंग द मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स और प्रोवाइडिंग बेटर मोटिवेशन. तो ये जान लेने के बाद कि डिविएशन यानी परफॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड क्यों नहीं हो पा रही, इसका कारण जानने के बाद
अगला स्टेप होता है कि एक एक्शन लेना, यानी उस कमी को दूर करने के लिए कोई एक्शन लेना। और ये एक्शन इस फॉर्म में हो सकता है कि या तो जो स्टैंडर्ड्स तय किए हैं उन्हें दोबारा से तय किया जाएगा, हो सकता है स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हों, ऐसे हों जिन्हें अचीव नहीं किया जा सकता हो, या फिर जो तरीके हैं काम करने के उन मेथड्स को चेंज किया जाएगा। सिलेक्शन जो किया गया है, जिन लोगों को वो काम सौंपा गया, अगर वो उनके बस का काम नहीं है तो उन दूसरे लोगों को दिया जाएगा, या फिर वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है या बेटर ढंग तरीके से कैसे करना है। इसके लिए उन्हें दोबारा से ट्रेनिंग दी जा सकती है, या फिर उन्हें मोटिवेट भी किया जा सकता है कि अगर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्हें डिफरेंट मेथड से मोटिवेट भी किया जा सकता है।